हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इससे पिछली क्लास में हमने जो आरसीसी बीम की गणनाएं करने में जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में हम जो आपकी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है और थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉब्लम टाइप 2, यानी कि आरसीसी बीम में जो आपकी दूसरी समस्या हो सकती है वो किस प्रकार की होगी। इसमें धरण खंड के सभी माप दे रखे होते हैं, यानी कि आपके धरण की चौड़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, ये मान दिए हुए होते हैं। और भार व्यवस्था व पाट तथा बंकन आघूर्ण के मान दे रखे होते हैं, यानी कि उस पर भार व्यवस्था कैसी है, जैसे कि यूडियल लोड का आना या फिर पॉइंट लोड का आना, और उसका जो स्पैन है उसका मान दिया हुआ होता है, तथा बंकन आघूर्ण के मान दे रखे होते हैं। जो आपका बेंडिंग मोमेंट है उसका मान भी दिया हुआ होता है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि बंकन आघूर्ण का मान नहीं दिया हुआ है तो आपकी जो भार व्यवस्था दी हुई है हम उसके अनुसार बंकन आघूर्ण का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंक्रीट तथा इस्पात में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल ज्ञात करने होते हैं, यानी कि जो आपकी कंक्रीट होती है और जो आपका स्टील होता है उसमें जो अनुज्ञेय प्रतिबल है सिग्मा ST व सिग्मा CB, ठीक है, इनके मान हमें ज्ञात करने होते हैं। तो चलिए इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए जो आपकी स्टेप फॉलो की जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपकी फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले एक्चुअल NA हम निकालते हैं। ठीक है, जो आपके एक्चुअल NA है उसका मान हम निकालते हैं। उसे निकालने के बाद दूसरी स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसमें फिर हम देखते हैं कि भार व्यवस्था क्या है। ठीक है, भार व्यवस्था के आधार पर बंकन आघूर्ण ज्ञात करते हैं। जो आपकी भार व्यवस्था है, यदि आपका यूडियल लोड आ रहा है तो उसमें बंकन आघूर्ण हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। यदि आपका पॉइंट लोड आ रहा है तो उसमें हम बंकन आघूर्ण इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। और यदि आपका यूडियल लोड और पॉइंट लोड दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इन्हें जोड़कर जो टोटल बेंडिंग मोमेंट होगा हम उसका मान लेते हैं। ठीक है, फिर जब टोटल बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा उसका मान आपके प्रतिरोध आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से आपका प्रतिरोध आघूर्ण हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रतिरोध आघूर्ण क्या है तो प्रतिरोध आघूर्ण के हमारे पास दो सूत्र होते हैं, फिर हम उनका यूज करेंगे आगे के स्टेप में। जो आपके स्टेप 3 है, तो जो आपका पहला सूत्र है प्रतिरोध आघूर्ण का MR बराबर BX सिग्मा CB/2 D - X/3। इस सूत्र में जो सिग्मा CB है उसे छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हमें ज्ञात हो जाती है ऊपर की स्टेप में। ठीक है, उन सभी के मान हम इस सूत्र में रखकर सिग्मा CB का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सिग्मा ST निकालने की। ठीक है, आपका जो प्रतिरोध आघूर्ण का दूसरा सूत्र है MR बराबर सिग्मा ST इंटू AST इंटू D - X/3। इसमें केवल सिग्मा ST ही ऐसा है जो हमें अज्ञात रहता है, बाकी सभी चीज़ें हमें ज्ञात हो जाती है। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि यदि आप इस सूत्र का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सूत्र का यूज करके भी सिग्मा ST का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपका जो रेइंफोर्समेंट डला हुआ होगा, ठीक है, जो आपका रेइंफोर्समेंट डला हुआ होगा उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे AST। ठीक है, जितनी भी आपकी बार्स होगी उनका हम डाया लेंगे और इस सूत्र से हम AST का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जितनी भी नंबर्स ऑफ बार होगी, जैसे कि आपकी बार्स 10 हैं या 5 है या 4 है, उसी से हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी 4 बार होगी तो 4 से गुणा कर लेंगे, अगर आपकी 6 बार होगी तो 6 से गुणा कर लेंगे, यदि आपकी 10 बार होगी तो 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम AST का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे। उसका यूज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इस प्रकार की प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हम यहाँ AST का मान यहाँ पर रखकर केवल सिग्मा ST ही एक ऐसा रह जाएगा जिसका मान हमें नहीं पता होगा, तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस सूत्र का यूज करके भी सिग्मा ST का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम, सेकंड टाइप प्रॉब्लम, थर्ड टाइप प्रॉब्लम, ठीक है, इन प्रॉब्लम में आपको दिक्कत कहाँ आती है। आप कोई भी आपका एग्जाम में सवाल आ जाएगा तो अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा
तो आप ये सोचने लग जाएंगे कि इनमें से कौन सी स्टेप फॉलो होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों इन चीज़ों को आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जो भी सवाल आएगा उसमें आपको देखना होगा कि इसमें पूछ क्या रखा है। क्योंकि आपकी जो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें तो आपको सीधे सीधे प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करना होता है, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है। जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें आपको सिग्मा ST और सिग्मा CB के मान ज्ञात करने होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर यही पूछते हैं, ठीक है। और जो आपकी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम होती है, जो आपकी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम होती है, ये सेकंड टाइप था, ये थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको आपके बीम का साइज, ठीक है, आपके बीम का साइज यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, और कभी कभी आपका इस्पात का क्षेत्रफल भी उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सवाल के अंदर क्या पूछ रहा है, जिससे कि हम इस स्टेप को फॉलो करें, जिससे कि हमें पता चले कि हमें इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी है और किस प्रकार से हमें निकालना है। जो मैं आपको ये 3 टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इन्हें आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और इन्हें ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल आए बीम के अंदर से तो आप बड़ी आसानी से उसे निकाल सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं, आपकी जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आपके RCC बीम में जो गणनाएं करनी होती है उसमें तीसरी प्रकार की समस्या क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम टाइप 3, ठीक है। इस समस्या में सिग्मा CB, सिग्मा ST व M के मान दिए हुए होते हैं, यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपके अनुज्ञ प्रतिबलों का मान दिया हुआ होता है, धरण का पाठ, स्पैन एवं भार व्यवस्था व बंकन आघूर्ण दे रखे होते हैं। यानी कि धरण के आलंबों के बीच की जो मध्य दूरी होती है उसे हम धरण का पाठ बोलते हैं। धरण का पाठ इसमें दिया हुआ होता है, और भार व्यवस्था यानी कि उस पर यूडियल लोड आ रहा है या फिर पॉइंट लोड आ रहा है उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ होता है, और बंकन आघूर्ण भी इसमें दिया हुआ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंकन आघूर्ण नहीं दिया हुआ होता है तो हम बंकन आघूर्ण का मान उसकी भार व्यवस्था के अनुसार ही निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें धरण खंड का माप तथा तनन इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। यानी कि जो समस्या होती है इसमें हमें धरण खंड का माप यानी कि आपके धरण खंड की चौड़ाई कितनी है और उसकी गहराई कितनी है ये हमें ज्ञात करना होता है, और उसमें इस्पात कितने क्षेत्रफल में पड़ा हुआ है वो हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए तो उनके बारे में देख लेते हैं। पहला स्टेप है आपका, सबसे पहले हमें क्रिटिकल अक्ष निकालनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इस सूत्र से क्रिटिकल अक्ष निकालेंगे। क्रिटिकल अक्ष का मान D के पदों में आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी गुणांक हो सकता है तो ये D के पदों में आएगा, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप, प्रतिरोध आघूर्ण का मान B व D के रूप में ज्ञात कर ले, ठीक है। जो आपका प्रतिरोध आघूर्ण है उसे B और D के रूप में हम ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका कोई भी गुणांक आ सकता है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर Q लिखा है ये B और D के गुणांक के रूप में कुछ भी आ सकता है। तीसरी स्टेप, बंकन आघूर्ण का मान धरण के पाठ व भार के आधार पर ज्ञात कर लें, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर बंकन आघूर्ण का मान, बेंडिंग मोमेंट का मान नहीं दिया हुआ है तो जो उसकी भार व्यवस्था होती है उसके अनुसार हमें बेंडिंग मोमेंट का मान ज्ञात करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूडीएल अगर आपका लगा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसमें हम जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। यदि पॉइंट लोड आपका लगा हुआ हो बीम पर तो हम इस सूत्र से बेंडिंग मोमेंट का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो यूडीएल लोड है और पॉइंट लोड दोनों एक साथ धरण पर लगे हुए होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें टोटल बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करना होता है, ठीक है। टोटल बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका, जो आपका यूडीएल लोड लगा हुआ है उसके अंतर्गत बेंडिंग मोमेंट हम m1 मान लेंगे, और जो आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है उसके अंतर्गत बेंडिंग मोमेंट हम m2 मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर जो टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा उसे हम आगे की गणनाओं में लेंगे, ठीक है। जो आपका टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आपके प्रतिरोध आघूर्ण के बराबर हो गया, ठीक है। अब जहाँ पर भी आपका प्रतिरोध आघूर्ण का सूत्र फॉलो होगा वहाँ पर प्रतिरोध आघूर्ण की जगह आपको टोटल बेंडिंग मोमेंट का मान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी चौथी स्टेप की ओर, ठीक है। धरण की चौड़ाई b का उपयुक्त मान रखकर
धरन की गहराई ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें आपको धरन की चौड़ाई अपने अनुमान के अनुसार मान लेनी है, जो भी आपको उपयुक्त लगे। ठीक है, तो उसमें हमें कोई भी अपनी धरन की चौड़ाई मान लेनी है, बी का मान हमें अपने आप ही मान लेना है। ठीक है, उसके अनुसार ही हमें फिर धरन की गहराई ज्ञात करनी है। धरन की गहराई ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का यूज करेंगे, डी बराबर √mr अपॉन क्यूबी। ये सूत्र यहाँ से आया है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने अकेले डी को यहाँ पर रखकर बाकी सबको इधर भेज दिया है, तो ये सूत्र आपका यहाँ से आ गया है। यहाँ से आप डी का मान निकालेंगे और जो आपका डी का मान आएगा उसका मान आपको ध्यान देना है, उसका मान 1.5b से 3b के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो धरन की गहराई आ रही है वो धरन की चौड़ाई के 3 गुने से भी ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो ऐसा आपको डी का मान नहीं निकालना है। ठीक है, नहीं तो आपका डिज़ाइन गलत हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर पाओगे उस बीम को, तो इसलिए आपकी जो बीम की गहराई की लिमिट है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ, तनन इस्पात का क्षेत्रफल। ठीक है, तनन इस्पात का क्षेत्रफल हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, mr बराबर सिग्मा st ast इंटू डी माइनस x/3। ठीक है, इसमें जो mr है उसका मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो आपका बेंडिंग मोमेंट है उसका मान ही हम यहाँ पर mr की जगह रखेंगे। सिग्मा st का मान आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, d का मान आप यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ऊपर जो स्टेप है उसमें आप फॉलो करके उसे d का मान ज्ञात कर लोगे। x का मान आपने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो कहने की बात है आपका जो तनन इस्पात का क्षेत्रफल है इस सूत्र में केवल वही अज्ञात रह जाता है, बाकी की सभी चीज़ें आपको ज्ञात हो जाती है। इससे फिर आप तनन इस्पात का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सूत्र यूज करना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा सूत्र भी है जिसे यूज कर कर आप AST का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।